चलिए, क्या है ये अध्याय 13, है ना, मिसलेनियस। मिसलेनियस हर एक अधिनियम में एक लास्ट अध्याय रहता है जिसमें मिसलेनियस बातों पर विचार किया जाता है। वैसा ही यहाँ पे सेक्शन 80 से लेके अंतिम जो धारा है इसमें 94 हैं, जिसमें से कुछ धाराओं को है तो निश्चित कर दिया गया है ना, डिलीट कर दिया गया है। तो यहाँ पे विभिन्न बातों की यहाँ पे चर्चाएं होंगी। तो पहला सेक्शन जो है धारा 80 है, अध्याय 13 के मिसलेनियस से। तो चलें पढ़ें अपन धारा 80। कौन पढ़ रहा है भाई? हम पढ़ लेते हैं सर। आवाज आ रही है ना सर? हाँ हाँ, अच्छी आवाज़ आ रही है। अध्याय 13 प्रकरण 80 सेक्शन 80। पुलिस अधिकारी और अन्य प्राधिकारी की प्रवेश करने, तलाशी लेने आदि की शक्ति। फर्स्ट, दंड प्रक्रिया संहिता 1973-1974 का 2 में किसी बात के होते हुए भी कोई पुलिस अधिकारी जो निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का ना हो, केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार का कोई ऐसा अन्य अधिकारी जिसे केंद्र सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो, सार्वजनिक स्थान में प्रवेश कर सकेगा, उसकी तलाशी ले सकेगा तथा वहां पाए गए किसी ऐसे व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकेगा जो युक्त रूप से संदिग्ध व्यक्ति है या जिसने इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया है या कर रहा है या करने वाला है ना, यहाँ पे पुलिस अधिकारियों को या अन्य अधिकारियों को, है ना, कहीं पे प्रवेश करने, तलाशी लेने आदि की यहाँ पे शक्तियों के बारे में कहा गया है। और यह और कहा गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता में किसी बात के होते हुए भी कोई पुलिस अधिकारी, अब कोई पुलिस अधिकारी में वहाँ पे जो है वहाँ पे कोई भी पुलिस अधिकारी हो सकता है ना। और यहाँ पे कहा गया है, यहाँ पे एक लिमिटेशन दी गई है, कम से कम एसआई निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का नहीं होगा, है ना। एएसआई वगैरह जो हैं इसमें या उससे नीचे कांस्टेबल हैं, वह इस प्रकार की तलाशी का उपयोग नहीं कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे अगर किसी दंड प्रक्रिया संहिता में और जो प्रावधान दिए हैं उनके अतिरिक्त यहाँ पे विशेष प्रकार का प्रावधान यह किया गया है कि यहाँ पे कम से कम जो पुलिस अधिकारी है वह निरीक्षक की पंक्ति का होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार, है ना, केंद्र सरकार की भी बात कही गई है और साथ ही साथ राज्य सरकार का कोई ऐसा अन्य अधिकारी, यानी केंद्र सरकार इन बातों के लिए, यानी उन बातों के लिए, प्रवेश के लिए, तलाशी के लिए और कुछ कुछ लोगों को प्राधिकृत कर सकता है, यानी अन्य अधिकारी जिसे केंद्र सरकार द्वारा निमित्त प्राधिकृत किया गया है, यानी इस काम के लिए उसे नियुक्त किया गया है किसी सार्वजनिक स्थान में, है ना। सार्वजनिक स्थान का क्या मतलब है आगे यहाँ स्पष्टीकरण में देखने को मिलेगा। सार्वजनिक स्थान में प्रवेश कर सकेगा और तलाशी ले सकेगा और वहाँ पाए गए किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकेगा, है ना। यहाँ पे वारंट की जो प्रक्रिया है उसके बारे में यहाँ यह कहा गया है कि उसे वारंट इशू कराने की ज़रूरत नहीं है। वह ऐसा अधिकारी जिसे केंद्र सरकार या राज्य सरकार ने इसके लिए नियुक्त किया गया है, इसी निमित्त प्राधिकृत किया गया है, या कोई पुलिस अधिकारी जो क्या है निरीक्षक के पद से ऊपर है, निरीक्षक का पद हो सकता है या उससे ऊपर है ना। और युक्त रूप से कोई संदिग्ध व्यक्ति पाया जाता है जिसने इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया है या अपराध किया है, यानी हो चुका है, अपराध हो गया है, पास्ट टेंस की बात कर रही, और कर रहा है यानी प्रेजेंट टेंस की बात कर दी गई है, और कोई करने वाला है यानी करने वाला है, तो यहाँ प्रिवेंटिव बात भी कह दी है। तो इस प्रकार से व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकेगा। अब यहाँ स्पष्टीकरण में क्या बात कही गई है? तो इस उपधारा के प्रयोजन के लिए सार्वजनिक स्थान पद के अंतर्गत कोई सार्वजनिक वाहन, कोई होटल, कोई दुकान या कोई अन्य स्थान भी आता है जो जनता द्वारा उपयोग के लिए आश्रित है या उनकी पहुंच में है। है ना। यहाँ सार्वजनिक जो स्थान है उसकी बृहद यहाँ पे स्पष्टीकरण दिया गया है कि इस धारा के प्रयोजन के लिए सार्वजनिक स्थान का क्या क्या मतलब है। तो यहाँ पे सार्वजनिक वाहन, कोई भी वाहन है जो सार्वजनिक रूप से उपयोग, प्राइवेट वाहन की बात नहीं की गई है, सार्वजनिक रूप से उपयोग किया जा रहा है, बस हो सकता है ना, कोई आपका वायुयान हो सकता है,
कोई इस प्रकार का कोई भी वाहन हो सकता है, कार भी हो सकती है जहाँ पे पब्लिक हो रही हो, टैक्सी हो जैसा, है ना, कोई होटल भी हो सकती है, कोई दुकान हो सकती है जो सार्वजनिक रूप से उपयोग में लाई जाती है, या कोई ऐसा स्थान भी आता है जहाँ जनता आने आने जाने के लिए वहाँ पे उपयोग कर सकती है, कभी भी वहाँ से वहाँ पहुँच है, जनता के पहुँच में हो। इस प्रकार से यानी यहाँ सार्वजनिक स्थान ऊपर जो बात कही गई है वहाँ पर वह तलाशी ले सकेगा। दूसरी बात यहाँ पे क्या है उपधारा 2 में, जहाँ कोई व्यक्ति उपधारा 1 के अधीन पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, वहाँ ऐसा अधिकारी बिना किसी अनावश्यक विलंब से गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उस मामले में मजिस्ट्रेट के समक्ष या पुलिस थाने के पास अधिकारी के समक्ष ले जाया जाए। है ना। यहाँ पे एक और बात कही गई है कि कोई व्यक्ति जो पुलिस अधिकारी से भिन्न है ना। यहाँ पुलिस अधिकारी का मतलब जो आम जनता भी हो सकता है, और जो इस प्रकार से जो केंद्र सरकार या अन्य सरकार जो है किसी अधिकारी को प्राधिकृत करते हैं उनकी भी बात की जा सकती है। तो यहाँ पे उनके द्वारा अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो वह बिना अनावश्यक विलंब के गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को उस मामले की अधिकारिता रखने वाले कहाँ मजिस्ट्रेट के समक्ष या पुलिस थाने के भार साधक पीआई जो होता है भार साधक अधिकारी के समक्ष ले जाएगा या भेजेगा। तीसरी बात और क्या कही गई है उपधारा 3 में, दंड प्रक्रिया संहिता 1973-1974 का 2 के उपबंध इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए जहां तक हो सके इस धारा के अधीन किए गए किसी प्रवेश, ली गई कोई तलाशी या गिरफ्तारी के संबंध में लागू होंगे। अब यहाँ पे जैसा ऊपर जो बात कही थी जो दंड प्रक्रिया संहिता से बाहर जाकर भी कुछ बातें कही गई थी, मगर यहाँ और स्पष्ट कर दिया गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता में जो प्रावधान दिए गए हैं जहाँ तक हो सकेगा उन प्रावधानों को इसमें लागू किया जाएगा। किस संबंध में, किसी प्रवेश के लिए यानी वहाँ प्रवेश करने और तलाशी लेने या गिरफ्तार करने के बारे में दंड प्रक्रिया संहिता में जो प्रावधान दिए गए हैं यथासंभव वो प्रावधानों का पालन यहाँ पे भी किया जाएगा। इस प्रकार से धारा 80 में यह बात पुलिस अधिकारियों और अन्य अधिकारियों जिन्हें इस निमित्त तो नियुक्त किया गया है किस तरह से प्रवेश या तलाशी लेने की क्या शक्तियाँ हैं उसके बारे में यहाँ वर्णन किया गया है। अब धारा 81 है अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना, है ना। ये क्या है, स्पेशल एक्ट है ना। स्पेशल एक्टों में यह बात आती है कि उनका यानी ओवर राइडिंग इफेक्ट कहलाता है कि अन्य अधिनियम में अगर ऐसे ही कोई बात कही गई है या इससे विपरीत कोई बात कही गई है तो वहाँ पे दुविधा नहीं होना चाहिए। फिर इस अधिनियम यानी इन प्रावधानों की जहाँ बात आती है तो इन अधिनियम के प्रावधान वहाँ प्रक्रियात्मक रूप से प्रोसीजरी रूप से उपयोग होगा। चलिए तो धारा 81 अपन पढ़ते हैं। अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना। इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में इससे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे, परंतु इस अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई भी बात कॉपीराइट अधिनियम 1957 का संख्यक क्रमांक 14 या पेटेंट अधिनियम 1970 संख्यक क्रमांक 39 के अधीन प्रदत्त किसी अधिकार को प्रयुक्त करने से किसी व्यक्ति को प्रतिबंधित नहीं करेगी। अब यहाँ पे ये बात कह दी गई है कि यह जो है स्पेशल एक्ट है, इसलिए क्या कहा गया है कि इस अधिनियम के उपबंध तो तत्समय प्रवर्तित किसी भी विधि में कि अगर कोई असंगत है ना, या उसके कोई तो उनका इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वहाँ पर यह प्रभावी होगा, है ना। इसको ओवर राइडिंग इफेक्ट कहते हैं और बहुत से एक्टों में इसके बारे में लिखा जाता है। और जो स्पेशल एक्ट हैं जो विशेषतः किसी विशेष विधियों के विशेष प्रावधान या विशेष रीजन से बनाए जाते हैं उनका एक अपने आप में प्रभुत्व होता है। उसके लिए यहाँ पे धारा 81 में कहा गया है कि उसका अध्यारोही प्रभाव होगा। मगर यहाँ परंतु में यह और बात कही गई है कि जो कॉपीराइट एक्ट होता है वो पेटेंट अधिनियम होता है, उसमें जो प्रावधान दिए गए हैं उस पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। उस पर ओवर राइडिंग इफेक्ट नहीं रहेगा। वहाँ पे जो बात कही गई है वह बात इस अधिनियम में भी लागू होगी। अब यहाँ पे का करके और बात जोड़ी गई है। आजकल इलेक्ट्रॉनिक युग बढ़ते जा रहा है, उसके लिए यह प्रावधान बनाया गया है। चलिए 81 का अधिनियम का इलेक्ट्रॉनिक चेक और संक्षेपित चेक को लागू होना। इस अधिनियम के
समय प्रवत उपबंध इलेक्ट्रॉनिक चेकों और संक्षेपित चेकों को या उनके संबंध में ऐसे रूपांतरणों और संशोधनों के अधीन रहते हुए लागू होंगे जो पराक्रम में लिखित अधिनियम 1861 संख्या क्रमांक 26 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हो और जो केंद्रीय सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा जारी किए गए हैं। अब यहाँ एक और बात कह दी गई है कि इस प्रकार के कोई चेक हैं जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से सृजित किए गए हैं या संक्षेपित जो चेक हैं उन्हें भी यह अधिनियम लागू होगा। इस अधिनियम के वे तत्समय प्रवृत्त उपबंध जो इलेक्ट्रॉनिक चेकों और संक्षिप्त चेकों को या उनके संबंध में उपांतरणों और संशोधन यानी उनसे जो इनके चेकों के संबंधित जो भी और भी कोई संशोधित करके अधिनियम बनाए गए हैं यानी तत्समय प्रवर्तित जो बातें कही गई हैं कोई अधिनियम की भी बात कही गई है ना, उनके अधीन रहते हुए उनमें जो बातें कही गई हैं उनको उनके अधीन रहते हुए लागू होंगे। जो पराक्रम लिखित है ना जो है तो जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अधिनियम है 1881 का उसके प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हो जो केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किए गए हैं। यानी यहाँ केंद्र सरकार जो रिजर्व बैंक से है तो परामर्श लेकर राजपत्र में कोई अधिसूचना जारी कर जो है तो जो इस प्रकार के जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से संबंधित कोई प्रावधान है जहाँ पे इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक चेक वगैरह की बात है तो उन प्रावधानों के साथ साथ यह अधिनियम भी लागू होगा। दूसरा सेकंड, उपधारा 1 के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा जारी प्रत्येक अधिसूचना जारी किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो कुल 30 दिन की अवधि के लिए रखी जाएगी। यह अवधि एक सत्र में अथवा 2 या 2 से अधिक अनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त अनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदनों उस अधिसूचना में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाए तो तत्पश्चात वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह अधिसूचना जारी नहीं की जानी चाहिए तो तत्पश्चात वह निष्प्रभाव हो जाएगी। है ना, किंतु अधिसूचना के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले ही की गई किसी बात की विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ एक और बात कही गई है जैसा कि ऊपर कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किया जा सकेगा। मगर इस प्रकार की जो केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना जो जारी की गई है उसे यथाशीघ्र जितना जल्दी हो सके संसद के दोनों सदनों है ना तो प्रत्येक सदन दोनों सदनों के समक्ष जब वह सत्र में हो कुल 30 दिन की अवधि के लिए रखी जाएगी और यह अवधि एक सत्र में या 2 से अधिक अनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यानी कोई सत्र जो है वो कम दिनों का है तो फिर अगले सत्र में भी वह कंटिन्यू रहेगा है ना। आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में किस प्रकार से बिल पास होते हैं उसकी प्रक्रिया पढ़ी होगी वो उसी प्रकार से यहाँ पे यह बात कही गई है। यदि उस सत्र या पूर्वोक्त अनुक्रम सत्रों के ठीक बाद के सत्र अवसान के पूर्व दोनों सदनों में उस अधिसूचना जो जारी की गई है उसमें कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाते हैं तो तत्पश्चात ऐसा परिवर्तन के रूप में वह प्रभावी हो जाएगी। और अगर इस जो उक्त अवधि है इसके अवसान के बाद भी है ना तो अगर दोनों उसके अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाते हैं कि यह अधिसूचना जारी नहीं की जानी चाहिए तो वह उस तत्काल प्रभाव से निष्प्रभावी हो जाएगी। किंतु अधिसूचना के ऐसे परिवर्तन या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन कोई पहले प्रक्रिया कर दी गई है ना। जो अधिसूचना जारी की गई अधिसूचना जारी करने पर लागू भी हो गई लागू होने पे कोई प्रक्रियाएं की गई हैं तो उन पे उनकी विधि मान्यताओं पे कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी यह नहीं कहा जाएगा कि वो परिवर्तित कर दी गई है अब आप तो जो वहाँ पे जो प्रावधान थे उनके कारण कोई कृत्य है वह दूषित हो गया है ऐसा नहीं माना जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चेक और संक्षिप्ति के बारे में यहाँ स्पष्टीकरण दिया गया है। स्पष्टीकरण, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक चेक और संक्षेपित चेक पद का वही अर्थ है जो पराक्रम लिखित अधिनियम 1881 की धारा 6 में है ना। जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है उसकी जो धारा 6 में चेक
और संक्षेप इलेक्ट्रॉनिक चेक और संक्षेपित चेक के बारे में जो प्रावधान दिए गए हैं वही यहाँ पे परिभाषित माने जाएंगे। अब 82 क्या बोलता है? 82 सभापति, सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी का लोक सेवक होना। साइबर अपील अधिकरण के सभापति, सदस्य और अन्य अधिकारी और तथा कर्मचारी, नियंत्रक, उप नियंत्रक तथा सहायक नियंत्रक भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 की धारा 21 के अंतर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे। है ना। यहाँ पे आपकी जो थोड़ी सी हिंदी में जो है तो अलग शब्दों का उपयोग किया गया है। यानी यहाँ पे नियंत्रक जो अपन ने पहले पढ़ा ना, नियंत्रक, उप नियंत्रक, हाँ, है ना, और सहायक नियंत्रक, इन्हें यहाँ लोक सेवक माना गया है। तो नियंत्रक, उप नियंत्रक, सहायक नियंत्रक को यहाँ पे दंड संहिता में जो सेक्शन 21 में लोक सेवक की जो परिभाषा दी गई है उसके अंतर्गत ये लोक सेवक होंगे। 83 निर्देश देने की शक्ति। केंद्रीय सरकार किसी राज्य की सरकार को इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियम, विनियमन या किए गए आदेश को किन्हीं उपबंधों को राज्य में निष्पादित करने के लिए निर्देश दे सकती है ना। ये सेंट्रल का एक्ट है ना। तो केंद्र सरकार तो इसके राज्य सरकार कई एक्टों में ऐसा रहता है कि राज्य सरकार उसे किस हद तक लागू करे या ना करे उसकी स्वतंत्रता होती है। यहाँ प्रतिबंध लगाते हुए यह कहा गया है कि किसी केंद्र सरकार किसी राज्य की सरकार को इस अधिनियम या इसके अधीन जो बनाए गए नियम हैं या जो विनियम है ना, जो रेगुलेशन हैं या किन्हीं आदेशों के किन्हीं उपबंधों को किसी राज्य में निष्पादित करने के लिए कि इन्हें लागू करें, ऐसा निर्देश दे सकेगी। 84 सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण। इस अधिनियम इसके अधीन बनाए गए किसी नियम, विनियमन या किए गए किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावना पूर्वक की गई या किसी की जाने के लिए आसित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्रवाई केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, नियंत्रक या उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति, साइबर अपील अधिकरण के सभापति या सदस्य, न्याय निर्णायक अधिकारियों और कर्मचारी वृंद के विरुद्ध नहीं होगी। है ना। ये लगभग सभी अधिनियमों में इस प्रकार के प्रावधान दिए रहते हैं। इसमें भी यहाँ पे उन्हें प्रोटेक्शन दिया गया है ना, कि कोई व्यक्ति अगर कोई सद्भावनापूर्वक यानी द्वेषपूर्ण नहीं होना चाहिए। किसी व्यक्ति को कोई कार्रवाई किया है उसने और सद्भावनापूर्वक किया है, हो सकता है वह कार्रवाई में कोई गलती हो गई हो, तो यहाँ पे यह कहा गया है कि इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी नियम, विनियम या किए गए किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक की गई या की जाने वाली आशयित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्रवाई केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नियंत्रक या उसकी ओर से किए गए कार्य के किसी किए करने वाले कोई कार्य के किसी व्यक्ति या जिसमें न्याय निर्णयक अधिकारी भी आएंगे उनके विरुद्ध नहीं की जाएगी। यानी कोई ऐसे कोई जो इस प्रकार का अपराध वगैरह कोई गठित हुआ है या कोई किसी के ऊपर कोई कार्रवाई की गई है, बाद में पता चला कि ये कार्रवाई गलत थी, है ना, तो उनके ऊपर अगर वह कार्रवाई सद्भावनापूर्वक की गई है तो उनके विरुद्ध कोई ऐसा आप वाद, क्षतिपूर्ति का वाद नहीं ला सकते हैं या कोई अभियोजन यानी कोई क्रिमिनल केस नहीं चला सकते हैं या कोई अन्य प्रकार की जो कार्रवाई है वह नहीं की जाएगी। किनके ऊपर? नियंत्रक के ऊपर, है ना। और नियंत्रक के बिहाफ में जो अन्य व्यक्ति कोई कार्य करते हैं जिसमें न्याय निर्णयक अधिकारी भी शामिल होंगे, इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। अगला 84 का सूचना या डाटा को परिवर्तित करने के लिए तरीका या तरीके। केंद्रीय सरकार इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का उपयोग सुरक्षित करने के लिए और ई गवर्नेंस और ई कॉमर्स की उन्नति के लिए सूचना या डाटा को परिवर्तित करने के लिए तरीका या तरीकों को विहित कर सकती है ना। थोड़ा सा पुनः आप में जो हिंदी के वर्ड लिखे हैं थोड़ा सा अंतर है और आप में और सरलतम लिखा है। इसमें लिखा है 84 का में गुण लेखन के ढंग ये या तो पद्धति। और हार्ड लैंग्वेज होगी सर। हाँ हाँ, ये बात वही इसका है। मतलब वो कूट ये मोड कहलाते हैं। मोड पर लिखना यानी एक प्रकार से। हेलो हाँ 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 हाँ। कूट लेखन बोलते हैं सर इसको, गुड लेखन को। नहीं, कूट लेखन थोड़ा सा अलग हो जाएगा, इंग्लिश में है ना। इसका यहाँ पे मोड लिखा है ना, मोड कहलाता है ना। मोड कई मोडों में लिखा जाता है ना, ये वो कहलाते हैं,
है ना। चलिए खैर उस शब्दों पे उतना ना जाएं। केंद्र सरकार इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सुरक्षित उपयोग, है ना, जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो कार्य किए जा रहे हैं उन्हें में सुरक्षा हो, है ना, सुरक्षित उपयोग या ई गवर्नेंस या ई कॉमर्स के संवर्धन के लिए, है ना, इस प्रकार के जो विशेष प्रकार के जो पद्धतियाँ रहती हैं हर कार्य करने की, कुछ ऐसी पद्धति इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करने की कुछ पद्धति डेवलप की जाएं, इसके लिए वो नियम बना सकेंगी, है ना, केंद्र सरकार इनके नियम बना सकेंगी। चलिए खा क्या है? 84 ख अपराध के दुष्प्रेरण के लिए दंड। जो कोई भी किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है, यदि दुष्प्रेरित अपराध दुष्प्रेरण के परिणाम में कारित किया जाता है और कोई भी स्पष्ट प्रावधान इस अधिनियम द्वारा ऐसे दुष्प्रेरण के परिणाम में कारित किया जाता है, तो अधिनियम द्वारा ऐसे दुष्प्रेरण के दंड के लिए नहीं बनाया गया हो, तो इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए उबंधित दंड से दंडित किया जाएगा। है ना। यहाँ पे एक और बात कही गई है कि कोई अपराध, है ना, कोई यहाँ पे जो अपराध दिए गए हैं और उसके दुष्प्रेरण कोई करता है और दुष्प्रेरण का ऐसा अपराध कहीं पे अपराध नहीं बनाया गया है ना, इस अधिनियम में कहीं पे इस प्रकार के कोई अपराध के बारे में भर कहा गया है, मगर उसको दुष्प्रेरण करने पे दुष्प्रेरण जो दुष्प्रेरित करता है ना, जो उसको अबेटमेंट करता है, अबेटर कहलाया जो, तो उसके लिए दंड के प्रावधान अगर नहीं दिए गए हैं तो ऐसे दुष्प्रेरण के दंड के लिए इस अधिनियम द्वारा कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है, तो इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए उपबंधित दंड से दंडित किया जाएगा। यानी ऐसा माना जाएगा जैसा उसी ने अपराध किया होता तो जो दंड मिलता, है ना। यानी दुष्प्रेरक को भी जो अपराध अगर वह करता, है ना, या अपराध हो जाता है, या जिसने अपराध किया है दुष्प्रेरण करने से अपराध किया है, या वह जैसा कि वह दुष्प्रेरण कर रहा है अगर वह अपराध करता तो क्या सज़ा होती, वह सज़ा उसे मिलेगी। स्पष्टीकरण। एक कार्य या अपराध को दुष्प्रेरण के परिणाम में किया हुआ कहा जाता है जब उसे उकसाने के परिणाम में या षड्यंत्र की पालना में या उसकी सहायता से जिसने दुष्प्रेरण गठित किया है कारित किया जाता है। ना। यहाँ तो बहुत संक्षिप्त में दुष्प्रेरण के बारे में कहा गया है, उससे अच्छा जो है आप, है ना, आईपीसी में जो 107 है वहाँ पढ़ेंगे तो और अच्छा रहेगा। कोई कार्य, है ना, अपराध दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया गया जब कहा जाएगा जब कोई उकसाहट के परिणाम स्वरूप या षड्यंत्र के अनुसरण में या सहायता में, है ना, दुष्प्रेरण। यानी यही बात उसमें भी आई है, इसमें तीनों बातों को एक साथ बड़े संक्षिप्ततः लिख दिया गया है। यानी तीन बातें जो हैं, उकसाहट और षड्यंत्र और सहायता, जो करता है वह दुष्प्रेरण करता कहलाएगा और उसे उसी प्रकार का दंड मिलेगा जैसा कि उसने अपराध खुद किया है ना। गा 84 ग अपराध कारित करने के प्रयास के लिए दंड। जो कोई भी इस अधिनियम द्वारा दंडनीय अपराध कारित करने का प्रयास करता है या ऐसा अपराध कारित करता है और ऐसे प्रयास में अपराध कारित करने के लिए कोई ऐसा कार्य करता है जहां ऐसे प्रयास के दंड के लिए कोई भी स्पष्ट प्रावधान नहीं बनाया गया हो, अपराध के लिए उपबंधित किसी प्रकार के दंड की ऐसी अवधि से जो उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास की लंबी अवधि की आदि तक हो सकेगी, या ऐसे जुर्माने से जिस अपराध के लिए उपबंधित किया गया हो के आधे से या दोनों से दंडनीय होगा। है ना। यहाँ पे या ऊपर दुष्प्रेरण की बात कही थी, अब प्रयत्न की बात की गई है। अगर इस अधिनियम में कोई दंडनीय अपराध है उसका कोई प्रयत्न करता है ना, और अब कोई प्रयत्न करता है या ऐसा अपराध करता है कि प्रयत्न में अपराध करने की दिशा में कोई कार्य करता है ना, उसने कोई कदम उठाया है, वहाँ ऐसे प्रयत्न के लिए दंड के लिए अगर कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है तो वहाँ उस अपराध के लिए उपबंधित किसी भांति के कारावास की जिसकी अवधि उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास की अधिकतम जो अवधि है, यानी 10 साल की, जैसे मैक्सिमम जो उसकी सज़ा है 10 साल, तो उससे क्या है आधे यानी 5 वर्ष तक की सज़ा या जुर्माना से जो अपराध के लिए उपबंधित है, या दोनों से, यानी आधी सज़ा से और जुर्माना से दंडित किया जाएगा। अब यहाँ सर हाँ हाँ जुर्माना सेम रहेगा ना सर, बस वो जो कारावास है वो हाँ हाँ हाफ कर दिया जाएगा। जुर्माना कम ज़्यादा हो सकेगा, जुर्माना फिक्स नहीं है, इसलिए जुर्माना उनके स्वविवेक के आधार पे है। तो जुर्माना की रकम वहाँ पे भी नहीं लिखी है तो यहाँ पे भी उसको आधा कैसे करेंगे, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा है। मगर जो मैक्सिमम रहता है ना, अधिकतम इतनी सज़ा होगी तो अधिकतम की आधी,
अब आधी मैक्सिमम दी जा सकेगी, उसमें भी कम की जा सकेगी, है ना। चलिए, और कोई पढ़ना चाह रहे हैं क्या? वैसे आज तपीस अच्छा पढ़ रहे हैं और उनको सौभाग्य से नेटवर्क भी अच्छा मिल रहा है। सर वो जमा कर रखना पड़ता है मोबाइल को। चलिए चलिए, पढ़ें 85। कोई पढ़ रहे हैं? हम ही पढ़ लेते हैं। कंपनी द्वारा अपराध, जहाँ कोई व्यक्ति जो एक कंपनी पता है, नहीं सर मेरी आवाज अच्छी आएगी भी या नहीं। नहीं, आपके यहाँ नेटवर्क नहीं है, अभी नहीं आ रही तो है वैसे भी नहीं आ रही है आवाज ठीक से। हाँ, नहीं आ रही ना। नहीं नहीं नहीं, जहाँ कोई हाँ व्यक्ति पढ़ जो लो एक तुम्हें। कंपनी है, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या किए गए किसी निर्देश या आदेश के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करता है, वह प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो उस उल्लंघन के लिए किए जाने के समय उस कंपनी के कारोबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था, और साथ ही वह कंपनी भी ऐसे उल्लंघन के दोषी समझे जाएंगे, तदनुसार अपने विरुद्ध कार्रवाई किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे। है ना। यहाँ कई एक्टों में इस प्रकार के प्रावधान दिए गए हैं कि अगर कोई कंपनी अगर वहाँ पे अपराध करती है तो उसके लिए कौन उत्तरदायित्व होगा। तो यहाँ पे वह कहा गया है कि उस कंपनी के कारोबार के संचालन के लिए कंपनी का भार साधक जो होगा वह उसके प्रति उत्तरदायी था, है ना, उस समय। और साथ ही कंपनी भी उसके उल्लंघन की दोषी मानी जाएगी, यानी जैसे जुर्माना वगैरह है तो कंपनी की ओर से दिया जा सकेगा, है ना। कंपनी उसके लिए होगा। और जहाँ तक सज़ा की बात होगी तो उसका जो संचालक का जो भार साधक होगा, जो संचालन का काम करता है, उसे उस पर होगा। परंतु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि यह साबित कर देता है कि ऐसा उल्लंघन उसकी जानकारी के बिना किया गया था, या उसने ऐसे उल्लंघन के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक तत्परता बरती थी। यहाँ पे यह एक और बात कही गई है कि वह जो जिस प्रकार से ऊपर लिखा गया संचालक का वो कंपनी का भार साधक जो था वह व्यक्ति, वह अगर यह सिद्ध कर देता है कि वह मेरे संज्ञान में नहीं था, मुझे मालूम नहीं था, और उसने इस प्रकार की कोई संभावना के लिए बहुत से उसने उपाय कर रखे थे, उसके बावजूद भी अगर उसके यानी उसकी बिना इन्वॉल्वमेंट की, उसकी बिना गलती के अगर कोई ऐसा अपराध हुआ है जिसमें वह साम्यक उसने तत्परता बरती थी, तो वह इस प्रकार के किसी दंड का भागीदारी नहीं होगा। 2। सेकंड, उपधारा 1 में किसी बात के होते हुए भी जहां इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या किए गए किसी निर्देश या आदेश के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन किसी कंपनी द्वारा किया गया और यह साबित हो जाता है कि वह उल्लंघन कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है, या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वह ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य प्राधिकारी भी उस अपराध या उल्लंघन का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्रवाई किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा। है ना। यहाँ जो उपधारा 1 में बात कही थी उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा गया है कि यदि वहाँ पर कोई कंपनी का निदेशक है, प्रबंधक है, सचिव है या कोई अधिकारी है जिसकी सहमति से इस प्रकार का अपराध हुआ है, जिसके नाक के नीचे, जैसा बोलते हैं ना, नाक के नीचे उसके अपराध हुआ है, और उसकी मौनकुलता, यानी वह जानता था, इस प्रकार से उसको जानकारी थी और उसने उसे रोकने का कोई प्रयास नहीं किया है, तो इस प्रकार से जो भी व्यक्ति यहाँ पे इस प्रकार के अपराध में, है ना, वो यानी इन्वॉल्व होगा उसका जो, तो वह इस प्रकार से उल्लंघन का दोषी समझा जाएगा और उसी अनुसार उसे दोष सिद्ध किया जाएगा और दंडित करने का भागी होगा। अब यहाँ कंपनी की परिभाषा बताई गई है। क्या है कंपनी? कंपनी से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत फर्म या व्यक्तियों का अन्य संगम भी है ना। कंपनी, जो कंपनी अधिनियम की बात कही गई थी यहाँ पे, मगर कंपनी के साथ साथ और भी जो कोई भी ऐसा समूह है ना, कोई संगम है, कोई संगठन है ना, कोई इस प्रकार से परिषद है, काउंसिल है, ये सभी फर्में हैं, ये सभी आएंगी। और दूसरे में फर्म के संबंध में जो निदेशक है या उन फर्म में जो भागीदारी होती है ना, जो साझेदार होते हैं ना, साझेदार, है ना, वो साझेदार भी पार्टनरशिप रहते हैं वो उस प्रकार से भी अभिप्रेत है इसमें, है ना, उसमें कंपनी में ये भी इंक्लूड हो जाएगा। जो सेम सेक्शन दे दी सर यहाँ पर, वो है अपने स्त्री अशिष्ट रूप में पढ़ा था। नहीं, आवाज़ आपकी स्पष्ट नहीं आ रही है, समझ नहीं पा रहे क्या एक भी नहीं आ रही है।
जो आप बोल रहे हैं वो बात समझ में नहीं आ रही, कहाँ पे ऐसा लिख दिया गया है? सेम है सर वो स्त्री अशिष्ट रूपन में हाँ धारा हाँ 7 में दिया हाँ है, हाँ सेम सेक्शन। ऐसे और ये हाँ हाँ बहुत सी जो अधिनियम है उनमें इस प्रकार के कंपनी के हाँ कंपनी की परिभाषा। कंपनी के सर वो अपराधों के लिए उत्तरदायित्व बताया गया है। जैसे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में भी आपको पढ़ने को मिलेगा, इसमें भी है, और भी जो है जहाँ पे कंपनी के भी अपराध हो सकते हैं, तो वहाँ पे भी ऐसे कंपनी की भी। और सर ये जो 84 ख में 84 ग में जो दिया है वो एसटी/एससी एक्ट में दिया है, धारा 17 धारा 18 में। हाँ, तो इसीलिए तो मैंने पहले बताया था कि कई कई एक्टों में ये मिसलेनियस जो रहता है ना, वो इसीलिए रहता है। कई अधिनियमों में इसी जैसा बिल्कुल ज्यों का त्यों आपको प्रावधान मिल जाएगा, कहीं कहीं तो आपको शब्दतः ज्यों का त्यों ही मिल जाएगा, है ना। तो इसीलिए औपचारिक सेक्शन इसमें रहती हैं। चलिए इसे आगे पढ़ लें। 86। 86 कठिनाई को दूर करना। फर्स्ट, यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो और कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समुचित प्रतीत हो। परंतु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से 2 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात नहीं किया जाएगा। है ना। अब तो इसका कोई औचित्य नहीं है। यानी जब ये अधिनियम पारित हुआ था और जब नया नया आया था तो उसमें कोई कठिनाई होती हो तो उसे केंद्र सरकार राजपत्र में प्रकाशित करते हुए उसे दूर करने के लिए प्रयास कर सकता था, मगर अब 2 वर्ष से ज़्यादा हो गया है तो इसका कोई महत्व नहीं है। आगे 2। इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश इसके किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा। तो वही बात कही गई है कि जो भी बात है तो वो। अब यह एक 87 जो है ये लंबा चौड़ा है ना। मैं इसमें आप लोग मेरे ख्याल से पढ़ लेंगे इसको तो उचित रहेगा। इसमें पूरे पूरे अधिनियम में जो भी सेक्शन आए हैं उनके बारे में क्या क्या नियम बनाने की, जहाँ जहाँ पे विहित किया जाए आया था ना, हाँ हाँ सर। विहित की जाए, तो वही यहाँ पे उसी के बारे में सर यहाँ पे कहा गया है। तो मैं समझता हूँ कि इसे आप लोग पढ़ लेंगे, है ना। ठीक है ना। जी सर। यस सर। चलें तो अपन कहाँ पे आ जाएं, फिर 88 पे आ जाएं। 88 कोई से सर। कोई पढ़ रहा है? नहीं, और गौतम भैया। इन लोगों के पास अभी नेटवर्क की प्रॉब्लम है गांव में गौतम ये तो। भैया आप पढ़ो तो। हाँ गौतम जी पुरानी बुक है ना तो सब। गौतम भैया पढ़ो। उनके पास पुरानी बुक है। चलिए आप ही पढ़िए। पढ़ो तो भैया कुछ तो सर। काजल। काजल। काजल भी अभी हाँ हाँ गांव में पढ़ है रहे तो हैं। अच्छा चलिए पढ़िए। सेक्शन 88 सलाहकार समिति का गठन। फर्स्ट, केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात यथाशीघ्र एक समिति का गठन करेंगे जिसे साइबर विनियम सलाहकार समिति कहा जाएगा। है ना। यहाँ पे केंद्र सरकार के लिए यह भी कहा गया है कि इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात यथाशीघ्र यानी जितने जल्दी हो सके एक समिति का गठन करेगी जिसे साइबर विनियम सलाहकार समिति कहा जाएगा, है ना। ये साइबर रेगुलेशन एडवाइजरी सेकंड, साइबर विनियम कहा जाएगा, है ना। चलिए आगे। सेकंड, साइबर विनियमन सलाहकार समिति में एक अध्यक्ष होगा और ऐसे अन्य शासकीय और अशासकीय सदस्य होंगे जो मुख्य रूप से प्रभावित हितों का प्रतिनिधित्व करते हो या जिन्हें विषय वस्तु का ऐसा विशेष ज्ञान हो जो केंद्रीय सरकार ठीक समझे। ये सलाहकार समिति जो है उसमें कौन कौन लोग रहेंगे, एक शासकीय और एक अशासकीय। यहाँ समिति में एक अध्यक्ष होगा और ऐसे अन्य शासकीय और अशासकीय सदस्य होंगे जो मुख्य रूप से प्रभावित हितों के प्रतिनिधित्व यानी जिनमें इस प्रकार के जो कार्य करेंगे उनका जो इंटरेस्ट लोगों का रहेगा उनसे उनके उनके प्रतिनिधित्व करने वाले जो हैं वो सदस्य होंगे जिन्हें विषय वस्तु का एक प्रकार का विशेष ज्ञान रहता है और केंद्र सरकार जैसा उन्हें सीख समझे। तीसरा क्या है? थर्ड, साइबर विनियमन सलाहकार समिति का केंद्रीय सरकार को या तो साधारणतः किन्हीं नियमों के संबंध में या इस अधिनियम से संबंध किसी अन्य प्रयोजन के लिए, है ना। यहाँ पे ये बात कही गई है, ये सलाह देगी। क्या क्या सलाह देगी केंद्र सरकार को? साधारणतः किसी नियम के संबंध में या किसी अधिनियम के संबंध में या किसी अन्य प्रयोजनों के लिए ये सलाह देगी। या नियंत्रक जो है ना, नियंत्रक इसमें बहुत महत्वपूर्ण
यानी एक अधिकारी है ना, जो इस अधिनियम को पूरा तो एक प्रकार से नियमित करता है। तो यहाँ पे नियंत्रण को भी किसी प्रकार के विनियम बनाने के लिए वह सलाह देगा। चौथा क्या है? ऐसी समिति के अशासकीय सदस्यों को ऐसे यात्रा और अन्य भत्ते संदत्त किए जाएंगे जो केंद्रीय सरकार नियत करे। जो शासकीय लोग हैं उनको तो सब सैलरी वगैरह सब भत्ते वत्ते सब मिलेंगे। यहाँ अशासकीय जो सदस्य हैं उन्हें भी यात्रा भत्ते आदि वहाँ पे संदाय किए जाएंगे। 89 नियंत्रक की विनियम बनाने की शक्ति। नियंत्रक साइबर विनियमन सलाहकार समिति से परामर्श करने के पश्चात और केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन विनियम बना सकेंगे। है ना। ये जो इसमें भी बहुत से अधिनियम जो यहाँ पे हमने पूरे अधिनियम में इन सेक्शनों में पढ़ा था कि किस प्रकार से वह नियंत्रक है वो नियम बनाएगा, उसके बारे में यहाँ पे दिया है। यह भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, है ना, इसे छोड़ना नहीं है ना। यहाँ भी पढ़ने का मुझे नहीं लगता कोई औचित्य है, मगर आप लोगों को पढ़ना ज़रूरी है। चलिए 90 और पढ़ लें। इसमें नियम बनाने की शक्ति और किसको दी है? राज्य सरकार को भी दी है। सेक्शन 90 राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति। फर्स्ट, राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए राज्यपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेंगी। है ना। यहाँ राज्य सरकार कई जगह आपने पढ़ा होगा कि राज्य सरकार को भी जैसा विहित किया जाए ऐसा लिखा होगा ना, तो वहाँ पे इसके लिए भी यहाँ पे कहा गया है कि वह इस प्रकार से राजपत्र में अधिसूचना जारी करके नियम बना सकेगी। दूसरा, सेकंड, विशिष्टियाँ और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा। यहाँ पुनः वह बात कही गई है कि राज्य सरकार कहाँ कहाँ नियम बना सकेगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रूप से धारा 6(1) के अधीन फाइल करना, है ना, और जारी करना, अनुदत्त करना, और इसके बारे में बनाए गए ऐसे विषयों में जो धारा 6 की उपधारा 2 में भी है ना, उसके बारे में कहा गया है। राज्य सरकार के नियम बनाने के लिए ये सबसेक्शन 3 में भी बताया गया है ना। और जो नियम बनाए जाएंगे वह दोनों सदनों के, अगर विधानसभा के दोनों सदन हैं, यहाँ पे एक ही है तो वहाँ एक ही के जगह होगी, और जहाँ पे दोनों सदन हैं तो वहाँ पे रखे जाएंगे। 91, 92, 93 जो है वह है तो यहाँ पे निश्चित कर दिया गया है। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे अनुसूची है। बंद कर लीजिए काजल, आप अपना माइक को। यहाँ पे ये पहली अनुसूची है, उसमें क्या कहा गया है? जो धारा 1 की उपधारा 4 है उसके लिए ये बनाए गए हैं। वे दस्तावेज या संव्यवहार जिनकी अधिनियम लागू नहीं होगा, किन किन पे लागू नहीं होगा? तो ये है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में अपन ने अभी पढ़ा था। मुख्तियारनामा है उसके बारे में भी लागू नहीं होगा। भारतीय न्यास अधिनियम है उसके बारे में भी नहीं होगा। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम है उसके बारे में भी यहाँ पे जो कहा गया है उसके स्थावर संपत्ति के किसी हित के विक्रय और हस्तांतरण, इन विलेखों में है ना, जो धारा 1 की उपधारा 4 में भी बात कही गई थी, इनके लिए यह अधिनियम लागू नहीं होगा। दूसरी अनुसूची है जो धारा 3 के उपधारा 1 के साथ बनाई गई है। इसमें यह बताया गया है तो इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक यानी डिजिटल साइन और जो इलेक्ट्रॉनिक अधिप्रमाणक तकनीकी की प्रक्रिया है उसके बारे में यहाँ पे ये बताया गया है ना, कि आधार का जो आधार जो है KYC या जो अपने ग्राहकों की सेवा के लिए जो है ये इस प्रकार से जो कुंजियाँ बनाई जाती है उसमें बनाया जाता है, उसके बारे में यहाँ पे ये डिटेल से यहाँ दिया गया है। बहुत से इसमें आर्टिकल हैं, है ना, 1, 2, 3, और इसमें बहुत सारी बातें, एक नज़र आप इसको देख लीजिएगा। और तीसरी अनुसूची और चौथी अनुसूची है उसे निश्चित कर दिया गया है ना। इस तरह से यह एक बड़ा महत्वपूर्ण और आज के समय में इसकी जो उपयोगिता है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हम इलेक्ट्रॉनिक युग में जी रहे हैं, तो उसके बारे में ये बहुत ही अच्छा अधिनियम है जिसको अपन ने 1 से लेके पूरी सेक्शन पूरा पढ़ लिया है। संभवतः अब दोबारा ऐसा पढ़ने का कब मौका मिलेगा तो मालूम नहीं है ना। चलिए, तो इस तरह से यह अधिनियम